नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री सेमेस्टर 2। आज हम लोग सेमेस्टर 2 में जो है पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोग टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए 17, 18, 19 इस 3 क्वेश्चन को जो है हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन के जो फॉर्म के माध्यम से जो चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि मौर्य प्रशासन में न्याय व्यवस्था की क्या भूमिका है, उसका वर्णन करें। कहने का मतलब है कि मौर्य प्रशासन में न्याय व्यवस्था की भूमिका का वर्णन करें। यह है 17 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर में है जो मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग के कार्यों का उल्लेख करें। 19 नंबर प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के सैन्य विभाग के बारे में बताएं या बताओ। ठीक है, ये सारे प्रश्न है। कहने का मतलब है कि न्याय व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, गुप्तचर विभाग के बारे में पढ़ेंगे, सैन्य विभाग के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका बुक कोई भी हो सकता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका बुक कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, बस चीजों यानी टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं केवल बुक ले रहा हूं ताकि आपको जो है टॉपिक को मैं आसानी से क्लियर कर सकूं। अगर बुक नहीं रहेगा तो मैं इस तरह से उल्टा पलटे चीजों को मैं नहीं पढ़ाना चाहता हूं। इसलिए मैं चीजों को टॉपिक को देखूंगा और आपके अनुसार जो क्लास 11 में जो पूछा जाना है वही मैं बताऊंगा। कोई एडवांस लेवल में मैं नहीं बताने जा रहा हूं और आसान शब्द में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आपका बुक कोई भी हो, किसी भी प्रकाशन का है, उससे मतलब नहीं है। केवल आप टॉपिक को है जो टॉपिक को समझे और क्लियर करके चीजों को पढ़े। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सैन्य विभाग। ठीक है, तो मौर्य काल में जो है सैन्य विभाग का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, क्योंकि सेना के माध्यम से ही जो है युद्ध होता था और युद्ध से ही एक विशाल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो जो है केंद्र शासन या मौर्य प्रशासन या केंद्रीय शासन जो भी मौर्य काल में थे उसमें सेना का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, यानी कि महत्वपूर्ण विभाग में एक था सैन्य विभाग। ठीक है, अब देखिए सैन्य विभाग में जो है इस विभाग में जो है 6 समितियां होती थी। ठीक है, यानी कि 6 समितियों में जो है बांटा गया था और प्रत्येक समिति में है जो 5-5 सदस्य हुआ करते थे और इन 5 सदस्यों में जो है 5 सदस्य हुआ करते थे। तो प्रत्येक सदस्य में जो है 5-5 सेना की टुकड़ी यानी विभागों को विभाग जो है इन 5 सदस्यों में हुआ करता था। यानी 5 सदस्य में जो प्रत्येक, जैसे मान लीजिए 1 सदस्य है, 2 सदस्य हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो पहला सदस्य में जो है सेना के 5 विभाग हुआ करते थे, जैसे पैदल, अश्व, हाथी, रथ, नौसेना। ये जो 5 विभाग है, पहला विभाग, दूसरा विभाग, तीसरा विभाग, चौथा विभाग, प्रत्येक विभाग में अलग अलग जो है इसमें जो है सेना की टुकड़ियों को रखा जाता था। या ये कहें कि ये जो 5 विभाग थे इन 6 समितियों में बांट दिया जाता था। ठीक है, तो 6 समिति हुआ करते थे, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। इन 5 सदस्यों में सेना के 5 विभागों को रखा जाता था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए पैदल सेना जो थी वो तकरीबन 6 लाख के आसपास थी। यहां लिखा हुआ है अश्व यानी कि घोड़ा, जो घोड़ा से संबंधित जो सेना थी, जो सेना घोड़ा का प्रयोग करते थे या घोड़ा का उपयोग करते थे, उनकी संख्या 55,000 थी। ठीक है, उसके बाद देखिए हाथी
9,000 के करीब में थी, रथ 400 थे, उसके अतिरिक्त नौसेना भी थी। तो 5 प्रकार के हम लोग सेना के विभागों को देखते हैं, पैदल, अश्व, हाथी, रथ, नौसेना। ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद देखिए, सेना के यातायात तथा युद्ध सामग्री की व्यवस्था एक समिति करती थी। कहने का मतलब है कि एक समिति हुआ करती थी, वह जो है सेना के युद्ध से संबंधित सामग्री की देखरेख उसी समिति के हाथों में था, या उस समिति का भार यही था कि उस सेना में जो भी यातायात या युद्ध से संबंधित सामग्री है, उस सामग्री को देखना और सेना तक पहुंचाने के कार्य उस समिति का हुआ करता था। तो एक समिति हुआ करती थी जो सेना के यातायात तथा युद्ध सामग्री की व्यवस्था करती थी। यहां तक क्लियर है। आप जानते हैं कि सेनापति जो होता है वो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है, तो एक सेनापति होता था, प्रत्येक सेना में एक सेनापति हुआ करता था जो सर्वोच्च अधिकारी होता था सेना का। ठीक है, अब देखिए, सीमांत यानी कि सीमा की रक्षा करने के लिए दुर्ग बनाए गए थे, मतलब मजबूत दुर्ग थे। इसी दुर्ग के माध्यम से जो है, जो सीमावर्ती राज्य हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए इन दुर्गों का प्रयोग किया जाता था। इन दुर्गों में सेना तत्पर रहते थे और राज्य की सुरक्षा करते थे। तो सैन्य विभाग हमारा समझ में आया कि सैन्य विभाग क्या था। तो केंद्र शासन का एक महत्वपूर्ण विभाग हुआ करता था सैन्य विभाग। ठीक है, अब देखिए, सैन्य विभाग में जो 6 समिति हुआ करती थी, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। इन 5 सदस्यों में जो है सेना की 5 विभाग को रखा जाता था। सेना का कौन सा विभाग था? पैदल, अश्व, हाथी, रथ, नौसेना। ठीक है, पैदल सेना था 6 लाख, अश्व था 55,000, हाथी था 9,000। ठीक है, रथ था 400। इसके अतिरिक्त नौसेना हुआ करती थी। इसका जो है मजबूत आंकड़ा नौसेना का हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब देखिए, सेना से संबंधित यातायात तथा युद्ध सामग्री की जो व्यवस्था करने के लिए एक समिति हुआ करती थी, जो इस सेना के यातायात एवं युद्ध से संबंधित जो भी देख रेख है वह ये समिति करती थी। अब देखिए, सेनापति होता था जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, सीमांत रक्षा के लिए यानी सीमा की रक्षा के लिए मजबूत दुर्ग हुआ करते थे, जिसमें जो है सेना तत्पर रहते थे और राज्य की सुरक्षा करते थे। तो सैन्य विभाग हमारा हो गया। अब हमारा न्याय प्रशासन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, न्याय प्रशासन कैसा था। तो देखिए, न्याय प्रशासन जो था, जो न्याय प्रशासन का जो सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था उसे हम सम्राट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, मौर्य साम्राज्य में जो न्याय के लिए जो है अनेक न्यायालय बनाए गए थे। ठीक है, सबसे निचले स्तर पर जो न्यायालय हुआ करते थे वो थे ग्राम न्यायालय। ठीक है, जो ग्राम से संबंधित मामलों का निपटारा या निर्णय किया करते थे। ठीक है, और जो भी अपराधी हुआ करते थे उसे जो है ये जुर्माना भी वसूलते थे। अब देखिए, ग्राम न्यायालय के ऊपर भी 4 तरह के न्यायालय थे। एक है संग्रहण, दूसरा द्रोणमुख, तीसरा स्थानीय, चौथा जनपद। तो ये जो 4 न्यायालय हम लोगों ने पढ़ा, जो ग्राम न्यायालय के ऊपर हुआ करते थे, संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय, जनपद, इनका देखरेख जो है ये राजा के माध्यम से किया जाता था। और ग्राम स्तर, जो ग्राम स्तर पर जो न्यायालय थे वो जो है वो ग्राम के जो भी ग्रामीण हुआ करते थे या ग्राम वृद्ध हुआ करते थे वो जो है ये ग्राम न्यायालय की देखरेख करते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो सबसे ऊपर जो केंद्र न्यायालय हुआ करता था वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पर जो है, पाटलिपुत्र नामक स्थान पर जो है सबसे ऊपर जो है केंद्र न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। तो सबसे ऊपर जो है पाटलिपुत्र का केंद्र न्यायालय था। ठीक है, सबसे ऊपर कौन था? तो पाटलिपुत्र का केंद्र न्यायालय। उसके बाद देखिए, कई तरह के विदेशी मामलों का भी मौर्य काल में जो कई तरह के विदेशी मामलों का भी निपटारा
या सुनवाई जो है किया हुआ करता था, उसके लिए भी एक अलग से न्यायालय हुआ करता था। अब देखिए, ये जो हमारा ग्राम स्तर पर जो ग्राम संघ का न्यायालय या राजा का न्यायालय यानी कि संग्राहक, द्रोणमुख, स्थानीय जनपद, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ग्राम संघ यानी ग्राम स्तर का न्यायालय और राजा के न्यायालय यानी कि संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय जनपद, इसके अतिरिक्त भी अन्य सभी न्यायालय हुआ करते थे। जो दो प्रकार के थे वो थे धर्मस्थीय न्यायालय और कंटक शोधक न्यायालय। ये धर्मस्थीय न्यायालय क्या हुआ करता था, ये जो है दीवानी मामले देखा करते थे। दीवानी मामले यानी कि जमीन से संबंधित या रुपए पैसे से लेन देन से हुआ करता था, उसे हम लोग धर्मस्थीय न्यायालय कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि खेत में हुए विवाद का निपटारा धर्मस्थीय न्यायालय में हुआ होता था। ऋण से संबंधित मामला धर्मस्थीय न्यायालय में हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद देखिए, कर्मचारी और मालिक के बीच में किसी प्रकार का विवाद हो जाए तो धर्मस्थीय न्यायालय में हुआ करता था। धर्मस्थीय न्यायालय एक प्रकार का दीवानी न्यायालय था। दीवानी का मतलब ही होता है रुपए से लेन देन या जमीन से संबंधित मामला धर्मस्थीय मामला में हुआ करता था, जो दीवानी न्यायालय से संबंधित था। यानी कि धर्मस्थीय न्यायालय एक प्रकार का दीवानी न्यायालय था जो जमीन के विवादों का निपटारा करता था। रुपए पैसे से संबंधित लेन देन का निपटारा धर्मस्थीय न्यायालय से किया जाता था। देखिए, धर्मस्थीय न्यायालय का जो प्रमुख न्यायाधीश हुआ करता था उसे हम लोग व्यवहारिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, धर्मस्थीय न्यायालय के जो न्यायाधीश हुआ करते थे उन्हें हम लोग व्यवहारिक के नाम से जानते हैं। अब देखिए, व्यवहारिक की संख्या यानी कि न्यायाधीश जो हुआ करते थे उसे हम लोग व्यवहारिक बोलते हैं। धर्मस्थीय न्यायालय के न्यायाधीश को व्यवहारिक बोला जाता था। इनकी संख्या 2 होती थी और इनकी सहायता करने के लिए 3 अमात्य रहते थे, ठीक है। समझ में आया ना, 3 अमात्य रहते थे। अमात्य का मतलब होता है उच्च अधिकारी, यानी कि जो न्यायाधीश या जज हुआ करते थे, जो जज का क्या नाम है, व्यवहारिक, ठीक है। तो धर्मस्थीय न्यायालय के न्यायाधीश को व्यवहारिक कहा जाता था। इनकी संख्या 2 थी। इनको सहायता करने के लिए 3 अमात्य यानी अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है। तो धर्मस्थीय न्यायालय समझ में आया। धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी मामला, दीवानी का मतलब होता है जमीन से संबंधित, रुपए पैसे से संबंधित मामले का निपटारा करना। धर्मस्थीय न्यायालय के न्यायाधीश का क्या नाम है, तो व्यवहारिक। और व्यवहारिक की संख्या यानी कि न्यायाधीश की संख्या कितनी होती थी, 2। इसके अतिरिक्त 3 अमात्य यानी कि अधिकारी होते थे जो व्यवहारिक यानी कि न्यायाधीश की सहायता करते थे। हो गया। उसके बाद देखिए, कंटक शोधन। कंटक शोधक जो इसमें जो है फौजदारी मामले को देखा जाता था या सुनवाई किया जाता था। फौजदारी का मतलब होता है मारपीट से संबंधित मामला, चोरी लूट से संबंधित मामला जो है फौजदारी मामला होता है। इसे ही कंटक शोधक कहते हैं। तो कंटक शोधक न्यायालय में फौजदारी मामला, फौजदारी का मतलब मारपीट, चोरी, डकैती, लूटपाट, ठीक है। और इसके न्यायाधीश को या इसके जज को जो है क्या कहते थे, तो प्रादेशिक कहा जाता था, ठीक है। प्रादेशिक कहा जाता था और प्रादेशिक की संख्या 3 हुआ करती थी। और प्रादेशिक यानी कि न्यायाधीश को जो है सहायता करने के लिए 3 अमात्य हुआ करते। तो कंटक शोधन का मतलब समझ में आया। कंटक शोधक न्यायालय में क्या होता था, फौजदारी मामले, जितने भी फौजदारी मामले हैं वो कंटक शोधक न्यायालय में हुआ करते थे। कंटक फौजदारी का मतलब होता है मारपीट, चोरी, डकैती, लूटपाट, ये सारा मामला जो है कंटक शोधक न्यायालय में हुआ करता था। और कंटक शोधक न्यायालय के न्यायाधीश को जो है प्रादेशिक के नाम से जानते हैं। प्रादेशिक यानी कि इनकी संख्या कितनी होती थी, कंटक शोधक न्यायालय के न्यायाधीश यानी प्रादेशिक की संख्या कितनी होती, 3। इसको सहायता करने के लिए 3 अमात्य होते थे, ठीक है, जो राजा को माफ कीजिएगा, जो न्यायाधीश की सहायता करते थे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, यहां पर जैसे है कि धर्मस्थीय न्यायालय, देखिए धर्मस्थीय न्यायालय या यहां पे देखिए एक नाम और भी है, धर्म
स्थलीय, ठीक है, धर्म स्थलीय कहा गया है, ठीक है। इसी को धर्म स्थीय न्यायालय के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो धर्म स्थीय में तो मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी मैं बता देता हूं अलग से। जैसे देखिए, खेती से संबंधित मामला, घर से संबंधित मामला, ठीक है। यहां देखिए, कर्मकार यानी कि कर्मचारी और स्वामी के बीच वाद विवाद, ऋण संबंधी मामला, ठीक है। ये सब जो मामला है, जैसे विवाह से संबंधित मामला, स्त्री धन से संबंधित मामला, विवाह विच्छेद से संबंधित मामला धर्म स्थीय न्यायालय यानी कि दीवानी मामले के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा आ जाता है कंटक शोधक। कंटक शोधक में आ जाता है मारपीट, ठीक है। कंटक शोधक में आ जाते हैं मारपीट से संबंधित जितने भी, या फिर चोरी छिनतई से मामला जितने भी हैं, वो कंटक शोधक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया कि न्याय व्यवस्था किस प्रकार से थी, ठीक है। उसके बाद देखिए, गुप्तचर विभाग जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूं, ठीक है। आपको समझ में आएगा, आप अपने स्कूल में भी देख लीजिएगा कि कैसे क्या हो रहा है। मैं आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए, गुप्तचर विभाग। अब देखिए, मौर्य जो शासन है उसकी देख रेख के लिए गुप्तचर विभाग का गठन किया गया था। और मौर्य साम्राज्य का आज जो भी विस्तार हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि मौर्य साम्राज्य का जो साम्राज्य विस्तार है, उसमें कहीं ना कहीं इन गुप्तचरों का भी बहुत बड़ा योगदान है। अब देखिए, गुप्तचर का मतलब क्या होता है? गुप्तचर का मतलब है कि राज्य में होने वाले किसी भी प्रकार के जो भी राज्य के कर्मचारी है, या राज्य में जो विदेशी लोग आते हैं उनके बारे में, यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी राज्य कर्मचारी हैं वो किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस पे जो है निगरानी रखना, निगरानी रखने का काम जो है, या उनके जो भी गतिविधियां है उन पर नियंत्रण रखना या उस पर दृष्टि रखने का कार्य जो है गुप्तचर के द्वारा किया जाता है। और जो भी राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार का जो भी सूचना है उसको जो है राजा तक पहुंचाने का काम इन्हीं गुप्तचर विभाग के द्वारा या गुप्तचर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो समझ में आया। और गुप्तचर को जो है मौर्य काल में जो गूढ़ पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो मौर्य जो शासन में जो है गुप्तचर का एक महत्वपूर्ण स्थान था, ठीक है, जिसे हम लोग गुप्तचर को जो गूढ़ पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं। इस विशाल साम्राज्य के सुशासन के लिए जो है गुप्तचर का होना जो है बहुत महत्वपूर्ण था। इन्हीं के माध्यम से है, जो गुप्तचरों के माध्यम से है, जितने भी अमात्य, अमात्य का मतलब होता है योग्य अधिकारियों के जो समूह होते हैं उन्हें हम लोग अमात्य कहते हैं। अमात्यों, मंत्रियों, राज कर्मचारियों या पौर जनपदों पर दृष्टि रखी जाए और उनकी गतिविधियों एवं भावनाओं का परिज्ञान प्राप्त किया जाए और पड़ोसी राज्यों के विषय में भी सारी जानकारी प्राप्त होती रहे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि गुप्तचर जो मौर्य शासन है उसमें जो है गुप्तचर यानी कि गूढ़ पुरुष का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। इतने विशाल साम्राज्य के सुशासन के लिए गुप्तचर का होना बहुत ही जरूरी था। क्यों जरूरी था? ताकि राज्य में जो अमात्य है, मंत्री है या राज्य कर्मचारी है या जनपद के लोग हैं यानी पौर जनपद है, उन पर जो है दृष्टि रखी जाए, उनके गतिविधियों पर जो है ध्यान रखा जाए, इसलिए जो है गुप्तचरों को नियुक्त किया जाता था। और जो भी पड़ोसी राज्य होते थे उसकी सारी जानकारी भी इस गुप्तचर को होती थी और वो जो है समय समय पर अपने राजा को जो है सारी जानकारी या सूचना दिया करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से गुप्तचरों को नियुक्त किया जाता था। अब देखिए, हम लोग जो है मौर्य काल में दो प्रकार के गुप्तचरों को देखते हैं, या दो प्रकार के गुप्तचरों का जो है उल्लेख हमें मौर्य काल में देखने को मिलता है। ये पहला जो है उसे हम लोग संस्था के नाम से जानते हैं और दूसरा है संचार। संस्था जो है एक स्थान पर भेष बदल कर सूचनाओं या माने राज्य में होने वाले जो भी राज्य कर्मचारी के भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए
जो है संस्था का गठन किया गया था। ठीक है, और जो संचार है ये घूम घूम कर जो है सूचना एकत्रित करते थे और राजा को समय समय पर राजा तक पहुंचाने का काम करते थे। तो कहने का मतलब है कि संस्था और संचार, इन दो गुप्तचर विभाग थे, इन्हीं के माध्यम से जो है राज्य में होने वाले गतिविधियों पर, राज्य में होने वाले भ्रष्टाचार पर जो है सूचना एकत्रित करके राजा को पहुंचाया जाता था, या राजा इन्हीं के माध्यम से चीजों को ग्रहण करते थे या जानने का प्रयास करते थे कि हमारे राज्य में कौन सी गतिविधि हो रही है किसी के द्वारा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो संस्था और संचार, संस्था जो है एक ही स्थान पे रह करके भेष बदल करके रहा करते थे, संचार जो है घूम घूम कर जो है सूचना एकत्रित करते थे। तो आइए, संस्था क्या है? संस्था वे गुप्तचर थे जो एक स्थान पर संस्थाओं में संगठित होकर, जैसे जैसे काप जैसे काप्टिक छात्र, उदा स्थित, गृहपति, विदेहक, तापस, ठीक है, इनके भेष में काम करते थे। ठीक है, और इन संस्थाओं में संगठित होकर राज्य कर्मचारियों के भ्रष्टाचार का पता लगाते थे। तो कहने का मतलब है कि संस्था जो है भेष बदल बदल कर, तो किसका भेष बदलते थे? तो जैसे काप्टिक छात्र यानी कि छात्र का रूप धारण करते थे, उदा स्थित यानी कभी कभी साधु का रूप धारण करते थे, गृहपति किसान का रूप धारण करते थे, विदेहक यानी व्यापारी का रूप धारण करते थे, तापस यानी तपस्या करने वाले का रूप धारण कर करके जो है जो राज्य में जो राज्य के कर्मचारी होते थे इनके भ्रष्टाचार का पता लगाया करते थे। कौन करता था? तो संस्था के द्वारा होता था। अब देखिए संचार क्या था? संचार ऐसे गुप्तचर थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान घूम कर रहते थे। मैंने आपको बता ही दिया, ये अनेक वेशों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर सूचना एकत्रित कर राजा तक पहुंचाने का काम करते थे। तो कहने का मतलब है संस्था हो या संचार, संस्था जो है एक स्थान पर रहकर भेष बदल कर सूचना एकत्रित करते थे या भ्रष्टाचार पर नजर रखते थे। संचार जो है ये भी भेष बदल कर, परंतु एक स्थान से दूसरे स्थान घूम करके जो है सूचनाओं को संग्रह किया करते थे। भेष दोनों ही बदलते थे, दोनों ही जो है भेष बदल कर सूचना को एकत्रित करते थे। बस फर्क है कि संस्था एक ही स्थान पर भेष बदल कर सूचना संग्रह करते थे या एकत्रित करते थे, संचार एक स्थान से दूसरे स्थान घूम कर, यानी कि संचार जो है घूम करके भेष बदल कर जो सूचना को एकत्रित करते और राजा तक पहुंचाने का काम करते थे। तो दोस्तों, मैंने आपको सैन्य विभाग, न्याय प्रशासन और गुप्तचर विभाग के बारे में बता दिया हूं। ठीक है, आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। तो हम लोग फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, मैं आगे जो है जियाउद्दीन बर्नी के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। मैं सारा निर्मल प्रकाशन का बुक को एक एक करके कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, आप टेंशन ना लें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।